भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि जो दिल्ली में अटैक हुआ है, टेररिस्ट अटैक, उसमें बांग्लादेश कहाँ तक इन्वॉल्व है और उसके पहले मैं बताऊंगा उसकी पूरी पृष्ठभूमि क्या है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, ट्रंप ने भारत को घेरने के लिए सब कुछ कर लिया। आप ये देखिए कि ट्रंप लगे हुए थे किसी तरीके से भारत को बर्बाद करने के लिए। भारत को घेरने के लिए उन्होंने पाकिस्तान तक को एक्टिवेट कर दिया और पाकिस्तान को एक्टिवेट करने के साथ साथ जो भारत के ऊपर जो भी उन्होंने परेशानी पैदा करनी थी वो सब करते रहे। जैसे टैरिफ लगाया 50%, आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश की। जहां से इंडिया को ऑयल मिलता है, आप जानते हैं, रशिया से, जो इंडिया के ऑयल के मेजर सोर्स थे, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए। सब कुछ करने के बाद भी जब ये खबर आई कि भारत तो भाई साहब काबू में नहीं आ रहा है और जो भारत की इकोनॉमी है वो और तेजी से बढ़ रही है। यहां पे मैं बताता हूं कि एक इंडियन रेटिंग और रिसर्च कंपनी है, उसने तो ये तक कह दिया है कि भाई कि नवंबर 28 को जो क्यूटी का आपके सामने रिजल्ट आने वाला है उसमें इंडिया 7.2% से ग्रो करेगा और इसके पहले क्वार्टर जो सेकंड क्वार्टर था उसमें 7.8 था। यानी कि भाई साहब आप ये समझिए कि लगभग 7.3 7.4% की ग्रोथ आ गई है इंडिया में, जबकि सब लोग कह रहे थे कि ये 6.5 या 6.4 के करीब आएगा। और अभी तो दोस्तों इसमें जो जीएसटी हुआ है उसका इफेक्ट तो आया ही नहीं है। मतलब अब लोग इसको रिवाइज करने के चक्कर में लग रहे हैं, कह रहे हैं कि ये ग्रोथ 8% तक जा सकती है। तो ये अमेरिका को देख के अमेरिका का परेशान होना वाजिब है। ये बात मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? ये मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि पूरे एपिसोड में सीआईए चुप नहीं बैठा था। जिस तरीके से वो पाकिस्तान को अमेरिका अपने बगल बच्चा बना के बैठा हुआ है और बांग्लादेश को मिला दिया उसने पाकिस्तान के साथ। ये ट्रायो बन रहा है किस लिए कि भैया इंडिया की प्रोग्रेस को थोड़ा बहुत रोक सको तो रोक लो। उसके दुश्मन हैं अगल बगल में। भाई साहब ऐसे ही नहीं दोस्ती हो गई। अब बांग्लादेश और पाकिस्तान की कराई गई है, यूनिस साहब को बैठाया गया है। तो अब मैं बात करता हूं कि इन्होंने एक नया कार्ड खेला है और ये कार्ड है भारत में आतंकवादी घटनाओं को कराने का। और जो मैंने आपको पहले बताया कि जो लेटेस्ट हमला हुआ है इसके पूरे तार बांग्लादेश से भी मिल रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। तो अब भारत ने ये जो ऑपरेशन सिंदूर .2 था, वो एक तरीके से आप ये सोच लीजिए कि ये शुरू होने वाला है और अब बांग्लादेश भी इसमें सम्मिलित होगा। क्योंकि बांग्लादेश में जो यूनिस मोहम्मद कह रहे हैं कि भाई हम बांग्लादेश नहीं, हम तो ईस्ट पाकिस्तान है। वाह, खुद बांग्लादेश नाम रखा और अब कह रहे हैं नहीं हम तो जी ईस्ट ईस्ट पाकिस्तान है। तो अगर वो अपने आप को ईस्ट पाकिस्तान मान रहे हैं तो फिर आप सिंधु 2.0 का कहर झेलने को भी तैयार हो जाइए दोस्तों। क्योंकि अभी अभी ये न्यूज आई है और ये डेक्कन क्रिमिनल जो है उसने एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जारी की है। और ये जो डेक्कन क्रॉनिकल है ये बहुत फेमस एक, आप जानते हैं, वेबसाइट है।
और उसमें ये बता रहे हैं कि भाई जो एक्सप्लोसिव्स जो यूज़ हुए हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? वो एक एक और एक इनका जो है वो नेटवर्क है जिसे कहते हैं अंसार गज़वातुल हिंद, उसने कराया है, उसका नाम आ रहा है और ये जैश-ए-मोहम्मद के साथ है, जो दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट हुई है उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड था। और जो ये टेरर अटैक का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, उसमें अभी तक ये पता चल रहा है कि जो एक्सप्लोसिव यूज़ हुए हैं, वो पाकिस्तान के हैं लेकिन बांग्लादेश के थ्रू ही एंटर हुए हैं। और कुछ लोग ये कह रहे हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस में कि बांग्लादेश से फिर नेपाल गए, नेपाल से भारत आए और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, नहीं, नहीं साहब, सीधे पश्चिम बंगाल के माध्यम से ये इंडिया में आए हैं, जो कि नॉर्मल लूट होता है। क्यों? अब दोस्तों ये भी क्लियर हो गया कि अक्टूबर के लास्ट वीक में एलईटी का जो बहुत बड़ा टेररिस्ट है सैफुल्लाह सैफ, उसने वर्चुअली अटेंड किया था। उसने एड्रेस किया एक गैदरिंग को जिसमें हिजबुल तहरीर का जुबैर अहमद चौधरी भी था, एक इत्साम इलाहाबादी था, जहीर इंटरिम होम अफेयर जो सेक्रेटरी है बांग्लादेश के, वो उसमें इन्वॉल्व थे। इंटीरियर होम अफेयर सेक्रेटरी डॉक्टर नसीरुल गनी ये इन्वॉल्व थे और ढाका नॉर्थ कॉरपोरेशन के सीईओ मोहम्मद अजाज एबीटी ऑपरेटिव साजिफ सजाउद्दौला और हाफिज अली फजूल और एक एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट सुमोन अहमद, ये लोग इस मीटिंग में शामिल थे। और आपको ये पता है जो सैफुल्ला सैफ जो था, वो पाकिस्तान से वर्चुअली जुड़ा और उसमें ये सैफ ने इंस्ट्रक्शन जारी किए कि भाई लार्ज अटैक्स करने हैं इंडिया में, लार्ज स्केल अटैक्स जो किए जाएं इंडिया में। और उसमें जो पाकिस्तान बेस्ड एलईटी है लश्कर तैयबा, वो पूरी तरीके से उसमें सम्मिलित रहेगा, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं आना चाहिए क्योंकि अगर पाकिस्तान का नाम आया तो इंडिया डायरेक्ट अटैक कर देगा। समझ रहे हैं आप? अब मैं ये कह रहा हूं इन सब चीजों में आप देखिए कि मुझे डोनाल्ड ट्रंप का एक फुटप्रिंट दिखाई दे रहा है यहां पे, और ये जो फुटप्रिंट दिखाई दे रहा है उससे ये थोड़ी बहुत स्पष्टता आती है कि भाई कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा ना, ये बांग्लादेश से आरंभ होगा। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जब भारत ने ये कहा कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद कि ये एक टेरर अटैक है, तो टेरर अटैक के बाद उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि नाम किसका लें। बांग्लादेश बांग्लादेश का नाम लें या पाकिस्तान का लें या दोनों का लें या हमारे जो ट्रंप साहब बहादुर बैठे हैं उनका नाम लें, यूएस का नाम लें कि आप करवा क्या रहे हो। और आप जानते हैं कि बांग्लादेश में जो आज की स्थिति है वो क्या है, और आज ही आपको पता होगा कि शेख हसीना को सजाए मौत दे दी गई है और अब वो शेख हसीना को हिंदुस्तान से मांग रहे हैं। अब भारत सरकार उनको देती है या नहीं देती है ये तो देखने वाली बात है। और दोस्तों इसके लिए भारत भी तैयार बैठा है।
भारत ने भी वहां पे अपने 3 गैरिसन बना लिए हैं। एक किशनगंज में, एक जो चोपड़ा नाम की जगह है वहां पे, जो बिल्कुल ठीक जो चिकन नेक है उसके ऊपर है, वहां पे बना लिए। और तीसरा एक जो आपका कच्छ बिहार है उसकी तरफ बनाया है। जब ये 3-3 गैरिसन बना लिए हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि हमारे पास जो इंटेलिजेंस ऑपरेटिव हैं, वो भी पूरी तरह फैले हुए हैं। कहाँ पे? बांग्लादेश के अंदर। और मैं बता दूं कि बांग्लादेश के पास कुछ दम भी नहीं है। बांग्लादेश के पास मुश्किल से 100 के करीब मिग 29 बताए जाते हैं, जो कि अब खत्म होने वाले हैं। और वो चल भी रहे थे भारत के स्पेयर पार्ट से, वो भी अब खत्म हो गए हैं। अब तक पता नहीं चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। नया कुछ उनके पास है नहीं। रडार कहते हैं उनके पास एक है। और एक से क्या होगा? हमारी पहले ही 4 अगर वहां पे कोई भी सब चले जाते हैं, हमारा सपोज करो रुद्रम ही चला गया, वो खत्म हो जाएंगे। और वहां पे बगल में हमारे राफेल का जो बेस है, हासिमारा में है ना, तो वहां से उड़ेगा 4 राफेल या 5 राफेल या 6 राफेल वहां से उड़े, तो ये पूरे बांग्लादेश के लिए भाई साहब पूरे होंगे। और ये चीज आज बांग्लादेश सोच नहीं रहा है। पाकिस्तान प्यार में वो एक अंधा हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस बार कुछ ना कुछ तो अब होगा। देखिए, आप ये देखिए कि जिस दिन इंडिया चाहेगा, 2 घंटे के अंदर वो पूरा चिकन नेक वो हथिया लेगा। वो मतलब 60 किलोमीटर, तो आप ये समझ लीजिए कि ये हो ही जाएगा अगर इंडिया ने चाहा। और इसीलिए इंडिया अभी चुप बैठा है, नाम नहीं ले रहा। एक बार प्रूफ मिल जाए, उसके बाद कम से कम बांग्लादेश के अगेंस्ट में तो इंडिया अपना एक्शन पूरा ले लेगा। और ले लेगा तो ये चिकन नेक वाला भी जो 60 किलोमीटर का एरिया है, वो इंडिया के पास आने वाला है साहब। इसमें मैं कह रहा हूं कि इसमें ये पूरा होगा, जैसे पूरा पूरा जो है वो, आपको इसके लिए मैं आगे भी बताता हूं कि इनको पूरा जो चटगांव का एरिया है ना, वो भी उनको लेना होगा। अगर बांग्लादेश को सबक सिखाना है तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि अब ये इतने जो बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, चिकन नेक वाली चीज है वो तो आप 2 घंटे में ले लोगे। लेकिन अगर आपको बांग्लादेश के अंदर कुछ करना है, तो भाई साहब आपको थोड़ा बहुत टाइम तो उसमें लगेगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि बांग्लादेश ऐसा काम कर रहा है पाकिस्तान के साथ मिलके कि उसको ये पता नहीं चल रहा है कि अब वो पीछे कैसे हटेगा, क्या करेगा उसको। और अब आप लोग ये भी जानते हैं कि बांग्लादेश, जो कि एक तरीके से डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया है, और मुनीर के साथ मिलके ये एक, मैं कहता हूं, ट्रंप को या सीआईए को खुश करने के लिए जो ये इंडिया में बॉम्ब ब्लास्ट करवा रहे हैं, इसका खामियाजा तो उन्होंने भुगतना ही पड़ेगा दोस्तों। और ये बात जानते हैं आप, मुनीर ने पहले ही बोला था कि हम जो वार करेंगे इंडिया पे, अब इस बार ईस्ट से होगा, बोला था ना। क्यों? उसने कहा था कि हमारे एसेट्स हैं ईस्ट में, इसलिए हम हमला करेंगे। और देखिए, इसमें पूरे पूरे कहानी में अब बहुत ही जल्दी मुझको ऐसा लग रहा है
कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 स्टार्ट होने की स्थिति बनती जा रही है। और उनको बनाने के लिए हमारे पास जो अंदर तो एक एक पाकिस्तान बैठा हुआ है ना, वो भी पूरी मदद कर रहा है कि भैया आप अटैक करो। मजाक कर रहा हूँ वैसे। वैसे विशेषकर मैं कहता हूँ कि बांग्लादेश में भी कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाई साहब इंडिया को अटैक कर देना चाहिए। और हमारा जो पश्चिम बंगाल में भी पूरा एक बांग्लादेश बैठा हुआ है, उसका क्या करोगे साहब? हमारे कितने ही करोड़ इंडिया में पाकिस्तानी बैठे हुए हैं और कितने ही बांग्लादेशी बैठे हुए हैं, उसमें हिंदुस्तानी कितने बैठे हुए हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और इस समय आप देखिए कि पाकिस्तान भी तिलमिलाया हुआ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है वो। ऑपरेशन सिंदूर 1 में तो आपको पता ही होगा, ऐसी की तैसी लग गई थी उसकी। उसके बाद उसका भी पॉजिटिव है। बांग्लादेश में क्योंकि यूनुस इलेक्शन नहीं चाहते, वो चाहते हैं कुछ ना कुछ इंडिया के साथ कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि इलेक्शन ना हो, वहाँ पे टल जाए 2-3 साल तक। पता नहीं कितने साल का तो हो गया, कितने साल और रहेगा। और दोनों को सपोर्ट माँ-बाप का है कि आप कीजिए, हम बैठे हुए हैं। क्योंकि केवल यूएस ऐसी कंट्री है जिसको इंडिया की जो डेवलपमेंट है वो बर्दाश्त नहीं है। ही डजंट वांट सेकंड चाइना। सेकंड चाइना नहीं चाहता है अमेरिका। इसलिए इंडिया के पड़ोसियों के साथ मिलके ये पूरी कहानी रची जा रही है दोस्तों। देखिए, ये पूरी जो एक डेमोक्रेसी का भी मामला है। लोग कहते हैं कि इंडिया में अब डेमोक्रेसी नहीं रह गई है। कौन फैला रहा है? आज यूएन की रिपोर्ट में इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बोला गया भाई साहब, कि वहां ह्यूमन राइट वॉल्यूशन होते हैं। लेडीज को जो है उनको कम आपका कंपनसेशन मिलता है, और जैसे शाहरुख खान है, इन लोग को ज्यादा कंपनसेशन मिलता है। तो ये भी गलत है। अच्छी अच्छी फिल्में जो हैं वो मेल आर्टिस्ट को मिलती हैं, फीमेल आर्टिस्ट को नहीं मिलती। अबे तुमसे यूएन को क्या मतलब है इस चीज से? जो जितना बिकता है वो उतने उनको उतने पैसे मिलते हैं। यही यही एक तरीका है। तो दोस्तों इसमें, और इसमें मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अब साहब हमको पाकिस्तान को भी टारगेट करने की जरूरत है। अकेले केवल बांग्लादेश को टारगेट करके आप कंटिन्यूअसली ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब कभी ना कहीं और कोई ना कोई तो आपको स्टैंड लेना ही पड़ेगा। बांग्लादेश, पाकिस्तान के अगेंस्ट में, और दुनिया को बताना पड़ेगा कि इन दोनों के पीछे कौन है, कौन कर रहा है इस दोनों की। अगर आप आर्मी का भी कंपैरिजन कर लिए तो कोई कंपैरिजन नहीं है इंडिया के सामने। फिर भी ये हिम्मत कर रहे हैं, इसका मतलब है कोई ना कोई तो इनके पीछे बैठा हुआ है दोस्तों। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप जरूर बताइएगा दोस्तों कि कितना बड़ा हाथ हो सकता है इसमें अमेरिका का, बॉम्बे के बॉम्ब ब्लास्ट में, सॉरी, दिल्ली के बॉम्ब ब्लास्ट में कितना हाथ हो सकता है, ये आप जरूर बताइएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।